नमस्कार मित्रों, आज तारीख है 18 अगस्त 2021 बुधवार। ये वीडियो है अफगानिस्तान के बारे में। मेरा नाम है राहुल चिमन भाई मेहता। मैं राइट टू रिकॉल पार्टी का संस्थापक हूँ और ये वीडियो अफगानिस्तान के ऊपर है। ये इतने टॉपिक में ब्रीफ में डिस्कस करूंगा। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप पॉज करके एक बार देख लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका अंग्रेजी ये जो है और हिंदी दोनों मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रखा है। आप पॉज करके इसको एक बार देख लीजिए। अब मैं सारे पॉइंट डिस्कस करता हूं। तो जो अफगानिस्तान में अभी हुआ, तो इसमें क्या है कि बहुत सारी इंटरनल डिटेल्स तो पता नहीं है मुझे, और शायद जो पब्लिक डोमेन से इंफॉर्मेशन लेते हैं उनमें से किसी को नहीं पता कि भाई किसके साथ कितनी सांठगांठ है। क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत सांठगांठ तो दिख रहा है कि अमेरिका ने ज्यादा लड़ाई नहीं की और सैनिक फटाफट वापस खींच लिए। जो राष्ट्रपति है उसने उनके अब देखना यह है कि वो सचमुच लड़ नहीं पाए या उन्होंने अंदर से कुछ मिली भगत थी इसलिए उन्होंने विड्रॉ कर लिया। तो ये भी था कि लड़ाई तो चल रही थी 20 साल से, तो पूरी लड़ाई तो फर्जी नहीं थी। अब कोई कह सकता है कि भाई आखिरी के 1-2 हफ्ते फर्जी थे, आखिरी के 1-2 महीने फर्जी था, लेकिन अमेरिका ने तो ये जो किसके साथ सांठगांठ है वो तो बाद में डिटेल आएगी। लेकिन ये है कि जो तालिबान है वो अंदर 15-20 अलग अलग इंडिपेंडेंट ग्रुप्स है जो कभी आपस में लड़ते हैं, कभी एक हो जाते हैं। अभी वो सब एक है, अब आगे देखते हैं क्या होता है। अब इसमें अलग अलग ग्रुप्स की अलग अलग लोगों से लिंक है। किसी की सऊदी अरेबिया से है, उनमें जो शिया है वो ईरान के साथ ज़्यादा कनेक्टेड है, कुछ एक की लिंक पाकिस्तान के साथ है, और यहाँ तक कि कुछ की लिंक अमेरिका के धनिकों के साथ भी है, क्योंकि वो पैसे और ये हथियारों के लिए और सैटेलाइट हेल्प, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिस ग्रुप को सैटेलाइट हेल्प मिलेगी उसको मिलेगी, और चाइना के साथ है। काफ़ी सारे ग्रुप्स है वो चाइना के साथ भी जुड़े हुए हैं। चाइना का अफगानिस्तान में बहुत बड़ा माइनिंग ऑपरेशन भी चल रहा है अभी। तो इसमें हर एक गुट है वो अपना जो जिसके साथ उसके लिंक है उसको भी केटर करेगा। पर ये जितने भी देश है, सऊदी अरेबिया, ईरान, पाकिस्तान, चाइना और यूएस, यूके, ये भारत के तो विरोधी है ही। तो भारत पे अब दबाव बढ़ेगा, मतलब वो भारत की सरकार को कहेंगे इतने इतने कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करो। अच्छा नहीं करना तो उनके अंडर में जो तालिबान है उसको कहेंगे कि भाई तू भारत में 10-20 आतंकवादी भेज दे। तो इस तरह से भारत सरकार के लिए और भारत देश के लिए, हम सबके लिए एक नुकसान खड़ा हो गया। उसकी बात मैं अभी आगे करूंगा। तो पहले तो अमेरिका ने काफी कोशिश की तालिबान को संपूर्णतया खत्म करने की, लेकिन वो खत्म क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि अफगानिस्तान में कुछ 20-25% के पास बंदूकें हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, जो कि हमारी राइट टू रिकॉल पार्टी का और मेरा एक सेंट्रल कैंपेन पॉइंट रहा है। हर हाथ में बंदूक, जो कि हमारा एक प्रस्तावित कानून है कि भाई हर एक आदमी को घर पे बंदूक रखनी पड़ेगी वरना उसे जेल की सजा होगी। ये हमारा एक प्रस्तावित कानून है। मतलब मैं फिर से बोल देता हूँ, इस कानून पे हम रेफरेंडम लेने वाले हैं। ऐसा नहीं है कि ये कानून थोपना है भारत के एक 90 करोड़ वोटर पर इस कानून पे रेफरेंडम लेना है। और मेरा मानना है, मेरा वोट रेफरेंडम में यस होगा कि भाई हर एक आदमी के पास बंदूक होनी चाहिए। तो अफगानिस्तान में जो 20-25% लोगों के पास बंदूकें थी, उसी की वजह से अमेरिका उसको पूरी तरह टेक ओवर नहीं कर पाया। तो एक पॉइंट पे अमेरिका ने करीब 75% पॉपुलेशन के हिसाब से, एरिया के हिसाब से नहीं पर पॉपुलेशन के हिसाब से करीब 75% पॉपुलेशन को टेक ओवर कर लिया था अमेरिका। मतलब उसकी जो पपेट गवर्नमेंट है उसने। लेकिन जो बाकी एरिया थे, जो कि जहाँ पे पॉपुलेशन 25% थी, वो तालिबान के अंडर में थी और वहाँ उनके पास बंदूकें थी और वो निरंतर अमेरिकनों के साथ लड़ते रहे। इसमें कितने सैनिक मरे, अब अमेरिका का आंकड़ा है कि उसके कुछ 2,500 से 4,000 सैनिक मरे। लेकिन अमेरिका ने काफ़ी प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर वहाँ पे उतारे थे। प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर कुछ अमेरिकन थे, कुछ दूसरे देशों से थे। ये 4,000 का आंकड़ा है, वो सारे नेटो को मिला के, अमेरिका और दूसरे जो नेटो कंट्रीज थे, जैसे इंग्लैंड है वगैरह। और तो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर का डेथ है वो ठीक से रजिस्टर नहीं होता। उनको पहले से ही कंपनसेशन दिया होता है और कहा होता है कि मरने पे तुमको इतना और कंपनसेशन फैमिली को मिलेगा। कंपनसेशन मिल जाता होगा, लेकिन उनका डेथ रिकॉर्ड नहीं होता। और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर है वो अमेरिका से नहीं, बहुत सारे देशों से उन्होंने किराए पे लिए हुए थे।
तो ऐसा कहा जाता है कि प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर को 10,000 मरे। तो इस तरह से कुल अमेरिका को जो लॉस गया वो 15,000 का, और सामने अफगान कितने मरे, 2 लाख से ज्यादा, शायद उससे भी ज्यादा, मतलब कोई गिनती नहीं है। कभी कभी कोई बम गोले फेंके जाते थे तो उसमें बहुत सारे लोग मर जाते थे, और इंजर्ड होने के बाद उनको मेडिकल ट्रीटमेंट वगैरह तो अच्छी थी नहीं। तो अफगान कितने मरे, तो उसमें कोई आंकड़ा बोलता है 2 लाख, किसी का आंकड़ा है 4 लाख, अलग अलग एस्टिमेट है। लेकिन क्योंकि इतने सारे लोगों के पास बंदूक थी और तालिबान हर एक आदमी को बंदूक देने को तैयार था, ये उसका जो भी प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट बोलो, कि जो भी लगे कि हाँ भाई ये आदमी हमसे गद्दारी नहीं करने वाला, तो उसको तुरंत बंदूक दी जाती थी। लेकिन जितना एरिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि तालिबान क्यों जीत गया, क्योंकि जितना एरिया अमेरिका की सरकार के अंडर में था वहां उन्होंने आम आदमी को बंदूक नहीं रखने दी। तो 2 चीजें हुई, एक तो अधिकतर लोग विदेशियों से नफरत करते, और दूसरा अमेरिका का एक वहां पे ध्येय था कि वहां का जो स्थानिक धर्म है इस्लाम, उसको खत्म करके अपना विदेशी धर्म वहां पे थोपना। ये बहुत बड़ा अंतर आता है रूस और अमेरिका में, और अमेरिका और चीन में, कि रूस एक माइल्ड एथिज्म, माइल्ड वर्जन ऑफ एथिज्म प्रमोट करता है, पर वो कभी भी वहां के धर्म को खत्म करने की उसने कोशिश नहीं की। जहां भी रूस गया, जैसे वियतनाम में गया, या तो अफगानिस्तान में गया, या तो दूसरे जहां भी उसका इन्फ्लुएंस हुआ, तो उसकी वजह से जब रूसी वहां पे निकल गए अफगानिस्तान छोड़ के, तो जो नजीबुल्लाह की सरकार थी वो 3 साल तक लड़ती रही। उसको रूस से हथियार आते थे, लेकिन सामने तालिबान को, और उस समय मुजाहिदीन, 2-3 और ग्रुप थे, मुजाहिदीन थे, तालिबान थे, उनको अमेरिका से 10 गुने ज्यादा हथियार आते थे। तो भी नजीबुल्लाह की सरकार 3 साल तक लड़ती रही, 4 साल तक लड़ती रही, और अंत में जब रूसियों ने उनको मदद देनी बंद कर दी नजीबुल्लाह को, और तालिबान को तो कंटिन्यूअसली मदद मिलती जा रही थी ये अमेरिकनों से और सऊदी अरेबिया से, उसके बाद नजीबुल्लाह सरकार हारी। लेकिन यहाँ पे तो आप देखते हैं कि जैसे ही अमेरिकन निकल गए, अमेरिकनों ने अफगानिस्तान की सरकार को इतने सारे पैसे दिए थे, इतने सारे हथियार दिए थे, उसके बावजूद भी वो 2-3 महीने से ज्यादा नहीं टिक पाए। मतलब कुछ कुछ जगह तो एक बार जब हारना शुरू हुआ तो 2-3 हफ्ते में ही पूरा अफगानिस्तान तालिबान ने टेक ओवर कर लिया। और इसका एक बड़ा कारण था कि नजीबुल्लाह ने बड़े पैमाने पे उसके अंडर में जितने अफगान थे सबको बंदूकें दी थी, जबकि ये जो अमेरिका की पपेट गवर्नमेंट थी घनी की, उसने अपने एरिया में जितने अफगान थे उनको बंदूकें नहीं दी। बहुत जो एरिया अमेरिकनों के अंडर में था वहां उन्होंने लोकल अफगानों को बंदूक नहीं दी थी, क्योंकि अमेरिकनों को डर था कि हमारे अंडर में जितने पॉपुलेशन है उसको यदि हमने सबको बंदूक दी तो वो हो सकता है हमारे सैनिकों को मारना शुरू कर दे। लेकिन नजीबुल्लाह को यह भय नहीं था, इसलिए नजीबुल्लाह ने बड़े पैमाने पे बंदूकें दी थी, और इसलिए 3 साल तक काफी युद्ध वहां पे चलता रहा। अब तो जब तालिबान आए तो 2 वजह से तालिबान जीत गए, कि एक तो अधिकतर अफगान विदेशी सरकार के खिलाफ थे, क्योंकि वो वहां का धर्म खत्म करके अपना धर्म थोपना चाहती थी, और नियत तो सबको पता थी, इराक लूट लिया, लीबिया लूट लिया, तो उनको पता था कि जिस दिन तालिबान खत्म हो जाएगा ये हमको भी इराक और लीबिया जैसा भिखारी बना देंगे। इसलिए उन्होंने कभी अमेरिकी सरकार को सपोर्ट तो किया ही नहीं, और ऊपर से जब तालिबान का कोई ऑल्टरनेटिव भी नहीं था कि जो कि अमेरिका का ऑल्टरनेटिव बन सके। मतलब वहां पे जो भी 50 से 75% आबादी जो कि अमेरिका की सरकार के अंडर में थी, वो अमेरिका की सरकार का ऑल्टरनेटिव चाहती थी, लेकिन ऑल्टरनेटिव के स्वरूप में तालिबान के सिवा कोई दिख नहीं रहा था। तो जो तालिबान जैसे जैसे आगे बढ़ा उन्होंने सोचा भाई इसको मार के क्या करेंगे, कोई ऑल्टरनेटिव तो हमारे पास है नहीं। तो अमेरिका की जो लूट की नीति रही, धर्म खत्म करो, वहां के लोगों का इकोनॉमी खत्म करो, एजुकेशन खत्म करो, खैर एजुकेशन तो तालिबान में भी वैसे नहीं है, तो उसकी वजह से जो अमेरिका के अंडर में जो पॉपुलेशन थी उसमें से भी एक बड़ा हिस्सा अमेरिका की सरकार का, जो पपेट गवर्नमेंट थी, उसका कभी सपोर्टर नहीं बना। तो इस वजह से, और दूसरा अमेरिका ने वहां पे ढंग के इलेक्शन भी नहीं किए। इलेक्शन के नाम पे वहां टोटल फर्जीवाड़ा ही था। वो अमेरिका लिस्ट बना देता था कि इनको चुनाव में जिताना है, तो जो थोड़े बहुत चुनाव हुए नाम के वो उनके आदमी जीतते थे, यहां तक कि कुछ जो मॉडरेट थे, ना तालिबान ना इस तरफ, लेकिन अफगान पेट्रियोटिक थे कि भाई अमेरिका की सरकार को हटाना है, हम हमारी सरकार बनाएंगे, तो उनको कभी कभी इलेक्शन में डिस्क्वालीफाई कर देते थे कि भाई तेरे फॉर्म में ये गलती है, तो इन कारणों से तू खड़ा नहीं रह सकता। एक तो जो मॉडरेट थे उनके भी सामने इतने क्रिमिनल केस थे कि वो भी जंगल में से शहर में आने से घबराते थे,
तो उनको एमनेस्टी भी नहीं दी कि हाँ भाई चुनाव तुम लड़ सकते हो। और ये धीरे धीरे भारत में भी प्रॉब्लम बढ़ता रहा, इतने सारे फॉर्म कैंसिल हो रहे चुनाव के कि धीरे धीरे यहाँ पे इस पॉइंट पे कि भाई चुनाव ही नहीं लड़ने दे रहे तो डेमोक्रेसी किस बात की। जैसे ये वाराणसी में एक रिटायर्ड सैनिक था जिसको नौकरी से निकाल दिया था, मेरे ख्याल से तेजपाल यादव या कुछ नाम था, मैं नाम भूल गया, यादव था, बीएसएफ का सोल्जर था, तो उसका फॉर्म कैंसिल कर दिया। तो इस तरह की धांधली यहाँ भी धीरे धीरे बहुत बढ़ रही है। फॉर्म इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है, प्रोसीजर इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दी है चुनाव में खड़े रहने की कि बहुत सारे लोग चुनाव में खड़े ही नहीं रह पाते, फॉर्म ही नहीं भर पाते, और फॉर्म भरने के बाद उनका फॉर्म कैंसिल कर दिया था। और ये अफगानिस्तान में तो धड़ल्ले से हुआ था। अमेरिका ने देखा कि हाँ ये आदमी जीत सकता है, जीतने के बाद ये तो अमेरिका का ऑपोजिशन है तो चलो उसका फॉर्म ही कैंसिल कर दो, उसको चुनाव में मत खड़े रहने दो। तो इसकी वजह से जो इलेक्शन हुए वो भी टोटल फर्जीवाड़ा था। तो इलेक्शन ने कोई नई सरकार की, जो जीती हुई सरकार है, उसकी लेजिटिमेसी खड़ी नहीं की। अब हम भारत पे आते हैं। देखो हमेशा हमको ये सोचना चाहिए कि इधर जो हो रहा है वो हो। कोई अक्सर लोग मुझे पूछते हैं कि भाई ये पैलेस्टाइन और इजराइल का युद्ध है, क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि भाई तू इजराइल को सपोर्ट करता है तो वहां जा, इजराइल की सेना के लिए लड़, और तू पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है तो भी तू वहां चले जा और जा पैलेस्टाइन की सेना के लिए लड़। भाई हमको ये देखना है कि हमको भारत में क्या करना है। दुनिया में तो धूम धड़ाके मतलब 2000 साल से होते रहे, 10,000 साल से होते रहे और होते ही रहेंगे। भारत में भी हो रहे हैं, होते रहेंगे। पर हमको ये देखना है कि हमको भारत में अब क्या होने वाला है। तो इसीलिए मैंने इजराइल पैलेस्टाइन के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि उसका भारत से कोई लेना देना ही नहीं है। वहां पे कुछ भी होता रहे उस पर भारत को कोई असर नहीं पड़ने वाला। लेकिन तालिबान का थोड़ा असर हम पे पड़ सकता है। तो क्या असर पड़ सकता है कि तालिबान है वो बड़े पैमाने पे भारत में आतंकवादी भेजेगा और भारत में जो लोग हैं उनको आतंकवाद के लिए उकसाएगा। और हमें एक ट्रेंड भी देखने मिलेगा, सिर्फ मुसलमान नहीं, काफी सारे हिंदू भी तालिबान की ओर से भारत में आतंकवाद करेंगे या तो तालिबान की ओर से वहां अफगानिस्तान में लड़ने जाएंगे। ये कम ट्रेंड होगा, मतलब बड़ी संख्या में नहीं होगा, लेकिन होगा और वो हमको देखने मिलेगा। और बाद में मैं बताऊंगा कि कारण क्या होंगे इसके। तो बड़े पैमाने पे वो भारत में आतंकवादी को ट्रेन करने के लिए और मोटिवेट करने के लिए कोशिश करेगा। ट्रेनिंग, मोटिवेशन और उनको एक सप्लाई चेन लगा दे ताकि उनको हथियार पहुंचाया जा सके, उनको मदद पहुंचाई जा सके। और उसमें वो पाकिस्तान से ज्यादा सफल क्यों हो जाएगा? क्योंकि तालिबान के पास ट्रेनिंग ज्यादा है, मैन पावर ज्यादा है और मोटिवेशन ज्यादा है। तालिबान के पास हजारों मोटिवेटेड लोग हैं, जो कि पाकिस्तान के पास इतने मोटिवेटेड नहीं है जितने कि तालिबान के लिए है। और भारत के अंदर वो किसको अप्रोच करेंगे भारत के अंदर कि ये जो फोर्स्ड हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था मार्च 2020 में, मार्च, अप्रैल और मई 2020 में, जो जबरदस्ती, मतलब आदमी को खांसी भी नहीं आ रही, सर्दी भी नहीं हुई है, बस उसका टेस्ट कुछ पॉजिटिव आ गया। वो टेस्ट तो मतलब क्या, तो भेड़ बकरी का भी पॉजिटिव आ रहा था। तो किसी का टेस्ट पॉजिटिव आ गया, पकड़ के उसको सीधा अस्पताल में ठूस दिया। वो जाना नहीं चाहता तो भी, उसको ना सर्दी था ना जुकाम था, बस टेस्ट पॉजिटिव आ गया। ऊपर से उसमें स्टार्टिंग पॉइंट क्या लिया, दिल्ली में एक जमात की मीटिंग हुई थी मार्च महीने में, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में, उसको उन्होंने स्टार्टिंग पॉइंट ले लिया। तो वहां पे जितने लोग आए थे उनको टेस्ट किया, तो जो 1000-2000 लोग थे उसमें से 100-200 तो पॉजिटिव निकलेंगे, क्योंकि ये टेस्ट ही इस तरह से है कि 10-15% फॉल्स पॉजिटिव आता था। और फिर उनके रिलेटिव्स को लिया, क्योंकि अब मान लो कोई वहां पे दिल्ली में आया, वो इंदौर का आदमी था, तो वो दिल्ली की मीटिंग अटेंड करके इंदौर गया, तो इंदौर में उसके फैमिली को, पड़ोसियों को, सबको टेस्ट करना शुरू किया। भोपाल में उसके पड़ोसी और उसके फैमिली को सबको टेस्ट शुरू किया। तो अब ये टेस्ट ही ऐसी चीज है कि तुम 1000 लोगों को टेस्ट करोगे तो 100-150 तो ऐसे ही पॉजिटिव आ जाएंगे, कुछ नहीं होगा तो भी। तो इस तरह से धड़ाधड़ पॉजिटिव आने लगे और सबको पकड़ पकड़ के हॉस्पिटल में ठूसना शुरू किया। जो पॉजिटिव आया उनको घर पे छोड़ दिया, जैसे अमेरिका में था कि टेस्ट किया, लेकिन टेस्ट के बाद पॉजिटिव आया तो उसको ऑप्शन था कि भाई हॉस्पिटल जाना है या घर पे रहना है, पहले से ऑप्शन था। और जो घर पे भी फोर्स्ड क्वारंटाइन था वो खास इंप्लीमेंट नहीं हुआ वहां पे, उनको सिर्फ हाथ में कड़ा पहनने के लिए दे दिया था और एक ट्रांसमीटर पहनना होता था पाँव में, पर वो स्टैंप भी नहीं लगाया था। तो वो कभी कभी वो 2-3 दिन के बाद ट्रांसमीटर निकाल के निकल जाते थे घर से और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं, क्योंकि वहाँ ज्यूरी सिस्टम है। तो इस तरह, लेकिन इंडिया में अब मान लो यही भारत में जो अहमदाबाद में ट्रंप की मीटिंग हुई थी उसको स्टार्टिंग पॉइंट बनाया होता, तो 1 लाख लोगों ने ट्रंप की मीटिंग अटेंड करती, सबका RT-PCR टेस्ट किया होता, तो 10,000 तो पॉजिटिव आ ही जाते। मान लो हर एक किसी के भी बॉडी में कोरोना नहीं है तो भी 10,000 पॉजिटिव आ जाएंगे। और कोरोना तो था ही,
आप काफ़ी लोगों से मैंने बात की कि जिनको फरवरी में बहुत तेज बुखार आया था, उनको मतलब सांस लेने की तकलीफ हुई थी। अब मैं अपना एक्सपीरियंस करूं तो मुझे जनवरी में हुआ था, पर मैंने सोचा कि भाई मैं दिल्ली से अभी आया हूं और रास्ते में काफ़ी हेक्टिक हो गया था, सामान उठा के इधर भागना उधर भागना और काफ़ी दौड़ा दौड़ी हो गई थी। तो जब मैं अहमदाबाद आया तो बीमार पड़ गया था। ये जनवरी, फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी की बात कर रहा हूँ। तो उस समय बहुत ही खराब सर्दी और जुकाम हुआ था, पता नहीं वो कोरोना था या क्या था, पर मैंने तो कुछ दवाई ववाई ली नहीं, थोड़ा बहुत इधर गर्म पानी और ये नींबू पानी वो सब लिया और ठीक हो गया। तो काफी लोग आपको मिलेंगे कि आप मिलोगे कि जनवरी फरवरी में जो कि बीमार पड़े थे, उनको जुकाम हुआ था और नॉर्मली भी होता है, और शायद इस जनवरी फरवरी में 2020 की बात कर रहा हूं, पिछले साल की, ज्यादा हुआ होगा। तो इस तरह से यदि ट्रंप की मीटिंग को स्टार्टिंग पॉइंट लिया होता तो क्या होता, 10,000 लोग वहीं के वहीं पॉजिटिव हो जाते, फिर उनके पड़ोसियों का टेस्ट लो, उनके फैमिली मेंबर का टेस्ट लो, तो उसमें भी हर एक आदमी के आसपास तुम 100 लोगों का टेस्ट लोगो तो वहां भी 5-10 लोग पॉजिटिव मिल जाएंगे। तो इस तरह से 50,000 लोग आ जाते। अब सबको जबरदस्ती हॉस्पिटल में ठूसना शुरू करो। तो पर वो स्टार्टिंग पॉइंट, मेजर स्टार्टिंग पॉइंट किसको लिया था, जमात को, बहुत बड़ा, वो जो कि उसको सुपर स्प्रेडर इवेंट का लेबल लगा दिया, जो कि एकदम फालतू बात है। और एक अफवाह फैला दी कि भाई ये लोग कोरोना बम बन रहे हैं। अरे भाई नॉनसेंस चीज है, मैं चाहूं तो भी मैं कोरोना बम नहीं बन सकता। मतलब मान लो मुझे कोरोना वायरस मैंने अपने बॉडी में डाल दिया, तो भी मैं चाहूं कि भाई ये वायरस मेरे शरीर में फले फूले, पर नहीं फूलना होगा तो नहीं फूलेगा, वो मेरे बस की बात ही नहीं है। तो इस तरह से कोरोना बम के अफवाहें फैला दी और बड़े पैमाने पे जो मीडिया रिपोर्ट्स इधर उधर के आए, और टीवी चैनलों ने भी ये जो है बिकाऊ अर्नब और ये बिकाऊ रजत और ये सब है, उनको तो काम ही है कि उनको तो और कोई काम ही नहीं होता। और वैसे भी लॉकडाउन में तो सब खाली पड़ा था, तो धड़ाधड़ फर्जी न्यूज उन्होंने देने शुरू किए। तो जो फोर्स्ड हॉस्पिटलाइजेशन हुआ पूरे भारत में, वो लाखों लोगों का हुआ। मेरे ख्याल से 30-40 लाख लोगों का फोर्स्ड हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था। उसमें से लाखों लोग नहीं मरे, लेकिन काफी हजार लोग मर गए, शायद 10-15 हजार लोग फोर्स। अब वो क्यों मरे, वो अलग अलग थियरी होगी। कोई कहेगा कोरोना से मरा, कोई कहेगा नहीं कोरोना नहीं, जो जबरदस्ती जो दवाइयां ठूसी जा रही थी उसके वजह से मरा। पर जो भी, अब उनका तो देहांत भी हो गया, उनकी लाशों को जला दिया गया या दफना दिया गया, उनका अंतिम संस्कार हो गया, आप कोई पोस्टमार्टम तो कर नहीं सकता। तो तालिबान क्या करेगा कि जिन जिन लोगों के करीबी रिश्तेदारों का फोर्स हॉस्पिटलाइजेशन में डेथ हुआ था मार्च, अप्रैल, मई, जून 2020 में, उनको वो अप्रोच करेगा। और यदि उसमें फेसबुक ने मदद की उसकी, तो सारा डेटा तो फेसबुक के पास है। यदि फेसबुक ने इनकी मदद की कि भाई हमको भारत में किसको अप्रोच करना चाहिए, तो फेसबुक के पास तो सारा डेटा है कि किन किन के रिश्तेदारों का फोर्स हॉस्पिटलाइजेशन हुआ था, किन किन के रिश्तेदारों का फोर्स हॉस्पिटलाइजेशन में मौत हुई थी। ये सारा डेटा यदि उन्होंने तालिबान को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पहुंचा दिया, तो तालिबान बहुत आसानी से उन लोगों को अप्रोच कर सकता है, जिसमें हिंदू भी होंगे, मुसलमान भी होंगे, सब होंगे, क्योंकि उनको तो आतंकवादी चाहिए। उनको कोई ऐसा नहीं है भाई, हिंदू भी यदि आतंकवादी बनने को तैयार है तो उसको भी ले लेंगे। उसके बाद काफी लोगों को सीरियस इंजरी हुई थी फोर्स हॉस्पिटलाइजेशन के बाद, किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को पैरालिसिस हो गया, बच गया वो, तो उनको भी अप्रोच कर सकते हैं। कुछ लोग जो कि खुद फोर्स हॉस्पिटलाइजेशन के विक्टिम बने हो, कि भाई किसी को जबरदस्ती हॉस्पिटल में डाल दिया और कुछ नहीं था, अस्पताल में ले गए तब, और वहां अस्पताल में उसको पैरालिसिस हो गया या हार्ट अटैक हो गया, जो कि HCQ दवाई उस समय बहुत दी जाती थी, और HCQ का एक कॉमन साइड इफेक्ट है हार्ट अटैक, तो उनको अप्रोच करेंगे। दूसरा कि जिनके रिलेटिव को काफी सीरियस इंजरी हुई हो। तो अब प्रॉब्लम यह है कि ये सारा डेटा फेसबुक के पास है, व्हाट्सएप के पास है, कि भाई किसको इंजरी हुई थी, कौन सक्सेस, कौन मतलब बॉर्डर लाइन पे है, मतलब थोड़ा उसको मोटिवेट किया जाए, थोड़ी उसकी मदद की जाए, थोड़ी उसकी ट्रेनिंग दी जाए, तो आतंकवादी बन सकता है नहीं। ये फेसबुक और व्हाट्सएप ने भारत में करोड़ों लोगों की टोटल प्रोफाइलिंग कर ली है, कि किसके कितने अफेयर है, किसके किसके साथ अफेयर है। क्योंकि जो भी मैसेज व्हाट्सएप से एक आदमी से दूसरे आदमी के पास जाता है, वो पहले CIA के सर्वर में जाता है, बाद में वो उसके पास जाता है। तो CIA के पास सारा डेटा, अब उसमें से कितना डेटा वो ये तालिबान को देंगे वो देखना होगा। इसी तरह से लोगों के खिलाफ, लॉकडाउन के खिलाफ भी है, क्योंकि लॉकडाउन भी अब तो पता लग गया कि भाई जो 2020 में जो लॉकडाउन डाला था वो टोटल नॉनसेंस था। उस समय भी मैंने बोला था, मतलब मैंने तो देखो अप्रैल 25 को राइटिंग में PM को ऑर्डर भेज दिया एंड लॉकडाउन टोटली। उसके पहले मैंने लॉकडाउन के 5 दिन बाद
27 मार्च को और बाद में 29 मार्च को बोल दिया था कि भाई लॉकडाउन खत्म करो, और दूसरा कि भाई एक एसएमएस सर्वर इंप्लीमेंट करो जिसपे हर एक आदमी एसएमएस भेज सके कि लॉकडाउन होना चाहिए या नहीं। वो क्या चाहता है कि लॉकडाउन चालू रखो या खत्म करो। तो भारत में सैलरीड लोग कितने हैं? टोटल वर्कफोर्स का सिर्फ 25%, बाकी 75% है जो टोटल वर्कफोर्स का, जो जितने भी आदमी काम करते हैं वो सैलरीड नहीं है। वो खुद अपने बिजनेस से कमाते हैं, या तो डेली लेबर से कमाते हैं, तो छोटे मोटे कॉन्ट्रैक्ट करके कमाते हैं। तो भारत में 75% लोग तो एक हफ्ते के बाद कंप्लीटली एंटी लॉकडाउन थे कि भाई हमको तो काम में, चलो 75% में से मान लो कि 5-10% के घर पे 1 साल का राशन पड़ा है, या तो उनकी कैपेसिटी है कि 1 साल का राशन खरीद ले। और जो सैलरीड है 25%, उनमें भी सब लॉकडाउन के समर्थक नहीं होंगे, उनमें से कुछ 20% होंगे, लेकिन 5-10% तो लॉकडाउन के विरोध करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि भाई मेरी नौकरी जा सकती है, और गई भी। 2 करोड़ लोगों की नौकरी गई, जो सैलरीड क्लास है उसमें से 2 करोड़ कम हो गए ये नवंबर 2020 आते आते। तो इस तरह से यदि अप्रैल 5 के आसपास, या तो यूं समझो कहो कि मार्च 30 के आसपास, लॉकडाउन के 1 हफ्ते बाद यदि एसएमएस द्वारा रेफरेंडम लिया गया होता, तो भारत के 75-80% लोग कह देते कि एंड लॉकडाउन टोटली, आज का आज लॉकडाउन संपूर्णतया खत्म करो। लेकिन वो नहीं हुआ। नहीं क्यों हुआ? क्योंकि जो बीआरसी है, अवेकन है, उन्होंने इस बात को सपोर्ट ही नहीं किया कि भाई लॉकडाउन खत्म होना चाहिए। ऊपर से एक वीडियो में मैं लिंक नीचे रखूंगा जहां उन्होंने साफ साफ कहा कि लॉकडाउन का समर्थन करो। तो पूरी एंटी लॉकडाउन मूवमेंट खड़ी नहीं हो पाई, और लॉकडाउन की वजह से काफी लोगों को त्रासदी हुई। जैसे कि कुछ लोग थे वो अस्पताल ही नहीं पहुंच पाए, जैसे कैंसर का पेशेंट है तो आधे से ज्यादा कैंसर पेशेंट अस्पताल ही नहीं पहुंच पाए लॉकडाउन की वजह से, या तो ऑपरेशन कराने के लिए पैसे नहीं जुटा पाए। लॉकडाउन की वजह से मेडिकल केयर कैसे खत्म हो गई कि मैं काफी सारे लोगों को जानता हूं, कि जैसे एक मैं रियल एस्टेट एजेंट को जानता हूं, मान लो कोई प्लॉट बिका उसके थ्रू और उसको 50,000 लाख रुपए का कमीशन मिला, तो जैसे ही लाख रुपया उसके हाथ में आया, वो 30-40 हजार अपने कम्युनिटी के लोगों की दवाई के लिए पैसे बांट देता है। पर दूसरा भी उसका प्रॉब्लम है कि यदि पैसा नहीं आया उसके हाथ में, तो फिर वो 2-5 हजार की मदद करेगा। मान लो उसको 1 लाख का कमीशन मिला, तो सीधा बिना देखे वो 30-40 हजार उसके कम्युनिटी के लोगों में देखेगा, हाँ भाई तुझे पैसे की जरूरत है, दवाई की जरूरत है, तुझे दवाई की जरूरत है, उसने बांट दिया। लेकिन पैसा नहीं मिला तो कोई मांगने आएगा तो भी वो 1000-2000 से ज्यादा, वो हर एक आदमी की टेंडेंसी होती है कि वो रनिंग इनकम से पैसा दे सकता है, चैरिटी का पैसा, पर जो सेविंग्स है उसमें से वो ज्यादा चैरिटी के लिए नहीं खर्च करेगा। तो सबका धंधा ही बंद हो गया मार्च के आखिरी हफ्ते में और अप्रैल में। तो वो जो भी बिजनेसमैन थे, प्राइवेट बिजनेसमैन, जो कि दवाइयों के लिए बड़े पैमाने पे मदद करते थे, भारत में अभी भी बहुत सारी दवाइयां हैं वो प्राइवेट चैरिटी पे चलती है, तो प्राइवेट चैरिटी का पूरा फंडिंग खत्म हो गया। तो उसकी वजह से ये डेटा आप वेरीफाई भी कर सकते हो कि अप्रैल 2020 में जितने कैंसर ऑपरेशन हुए वो मार्च 2019 के कंपैरिजन में करीब करीब आधे जितने ही थे। मतलब आधे लोग कैंसर अस्पताल नहीं जा पाए, किडनी के पेशेंट थे वो किडनी अस्पताल नहीं जा पाए डायलिसिस कराने के लिए, ऑपरेशन कराने के लिए, तो उनमें से बहुतों की मौत हो गई। तो अब तालिबान इन लोगों को भी अप्रोच करेगा कि जो फोर्स हॉस्पिटलाइजेशन नहीं मरे लेकिन लॉकडाउन की वजह से मर गए। उसके बाद फोर्स वैक्सीनेशन से कितने मरे उसका तो आंकड़ा अभी सरकार डेटा दे तो पता चलेगा। अब मेरा अनुमान तो लाखों में है। ये 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी 2021, यानी ये साल की बात कर रहा हूं, 1 जनवरी 2021 से लेके 31 जुलाई 30 जून 2021 के बीच में जो मौतें हुई वो पिछले साल जितनी मौतें हुई थी 6 महीने में उसके मुकाबले 50 लाख से ज्यादा है। मतलब पिछले साल इस पीरियड में मौतें हुई थी 2019 में इस पीरियड में मौतें हुई थी कुछ 47 लाख के आसपास, 47-48 लाख के आसपास, और इस बार मौतें हुई है 1 करोड़ से ज्यादा, यानी डबल से ज्यादा। तो जो 50-60 लाख एक्स्ट्रा मौतें हुई उसमें मेरा अंदाज है, ये मेरा अंदाज है, कोई डेटा नहीं है मेरे पास अभी, क्योंकि डेटा सरकार ने डायरेक्टली जबरदस्ती वैक्सीन दी थी कि भाई वैक्सीन नहीं दोगे तो तुमको दुकान पे नहीं बैठने देंगे, तुमको रेल में नहीं जाने देंगे, इसलिए कुछ लोगों ने परेशान होकर वैक्सीन ले ली। तो ये सारा अब तालिबान की ये गेम रहेगी कि वो भारत में जितने हो सके ऐसे लोगों को खड़ा करेगा जो कि आतंकवादी बनने के बॉर्डर पे हो, उनको अप्रोच करेगा, उनको बोलेगा लो ट्रेनिंग लो, उनको मोटिवेशन देगा, उनको ब्रेन वॉश करेगा, और इससे भारत में आतंकवाद बढ़ने की बड़ी संभावना है। फिर यह भी है
कि लॉकडाउन के खिलाफ रोष क्यों बहुत ज्यादा है कि जैसे 15 करोड़ लेबर को, कोई कहता है 5 करोड़, कोई कहता है 10 करोड़, कोई कहता है 15 करोड़ लेबर को, किसी को 500 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा, किसी को 1000 किलोमीटर पैदल जाना पड़ा। ये अप्रैल महीने की बात कर रहा हूँ, अप्रैल 2020 की। कोई अहमदाबाद से बिहार पैदल चल के गया। एक अखबार में मैंने एक आदमी के बारे में सुना था कि उसको 1.5 लाख रुपए की उसने गाड़ी इसीलिए खरीदी, वरना वो गाड़ी खरीदना ही नहीं चाहता था कि अहमदाबाद से वो बिहार जा सके अपने घर पे। तो 1.5 लाख रुपए का तो उसको चूना लग गया, क्योंकि वो गाड़ी वहां जाके वो बेच ही देगा, और बेचेगा तो उसको 50,000 भी नहीं आने वाला। खैर, अब रास्ते में जो लेबर जा रहे थे, पुलिस उनकी पिटाई कर रही थी कि नहीं वापस जाओ। एक तो आदमी खुद सामान उठा के सड़क पे जा रहा है फैमिली के साथ, और रास्ते में पुलिस वाले, कहीं कहीं पे पुलिस वालों ने उनके पैसे भी छीन लिए थे, उनका सामान भी छीन लिया था। ये तो प्रॉब्लम है ही भारत में। अब ऐसे लेबर को भी डेटा यदि हाथ में आ गया तालिबान के, तो तालिबान उनको अप्रोच करेगा। और वैसे ही देखो, जहां भी पुलिस एट्रोसिटी ज्यादा होती है, जहां पे गवर्नमेंट की हैवी हैंडेडनेस ज्यादा होती है, अनफेयर हैवी हैंडेडनेस, वहां पे पेट्रियोटिज्म वगैरह कम हो जाता है उस पॉपुलेशन में। ये पूरी दुनिया की बात है, अकेले भारत की बात नहीं कर रहा हूं। आप अमेरिका में भी जो पॉपुलेशन पे एट्रोसिटी ज्यादा हो रही है, जो सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन, वहां पे पेट्रियोटिज्म कम है, राष्ट्रवाद कम है, जो सोसाइटी के लिए एफिनिटी है पूरे नेशन की सोसाइटी से, वो भी कम है। इसी तरह से हर एक देश में आपको देखने मिलेगा। तो अब जो लेबर मान लो थोड़ा बहुत पेट्रियोटिक था, लेकिन वो उसको 1500 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा या 500 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। रास्ते में ठीक है, लोगों ने खाना पीना दे दिया था, लेकिन बारिश आएगी तो उसको सड़क पे पेड़ के नीचे सोएगा तो भीगना तो पड़ेगा ही। अब कुछ फैमिली मेंबर की मौत भी हो गई होगी सड़क पे, किसी ने सांप काट लिया, कोई थकान की वजह से मर गया, जो रेल की पटरी के नीचे कट गए थे कुछ लोग। फिर अब वो रेल की पटरी पे क्यों चल रहे थे, सड़क पे क्यों नहीं चल रहे थे? सड़क सेफ है, सड़क पे तुमको थोड़ा बहुत खाना भी मिलेगा, सड़क पे साइड में चलो तो। और वो सड़क पे नहीं क्यों गए? क्योंकि वह सड़क पे पुलिस वाले उनकी पिटाई कर रहे थे। एक केस तो ऐसा है कि गुड़गांव से कुछ लोगों ने साइकिल खरीदी और साइकिल से वो बिहार जा रहे थे, तो उनकी साइकिल भी जब्त कर ली। उनको पीट पीट के बोला कि बता किस दुकानदार ने तेरे को साइकिल बेची, और उस दुकानदार को भी जेल में डाल दिया कि भाई लॉकडाउन था, तूने दुकान क्यों खोली। मतलब इतनी सारी अनगिनत एट्रोसिटियां हुई है कि चाहिए उतना माल तालिबान को मिल जाएगा इसमें से। और देखना चाहिए कि इतनी सारी एट्रोसिटी हुई तो भी ये अवेकन हो या बीआरसी हो, उन्होंने क्यों, किसी ने भी, जो कि खुद अपने आप को एंटी लॉकडाउन बोलते हैं, एंटी कोरोना बोलते हैं, कोरोना को स्कैम बोलते हैं, उनमें से किसी ने भी ये पीएमसीएम को ऑर्डर नहीं भेजा कि भाई लॉकडाउन खत्म करो। तो यहां पे इन शॉर्ट लॉकडाउन की वजह से, फोर्स्ड हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से लाखों की संख्या में विक्टिम्स, और फोर्स वैक्सीनेशन की वजह से लाखों की संख्या में विक्टिम या उनके रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स, इमोशनली वेरी अटैच्ड रिलेटिव की भारत में अब संख्या मौजूद है। यदि तालिबान जैसे लोग उनको अप्रोच करेंगे तो उनमें से काफी बड़ी संख्या में लोग आतंकवाद की ओर खींचे जा सकते हैं। अब जो दूसरा इश्यू आता है कि उपाय क्या है, तो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन मैं बताता हूं। शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है हर हाथ में बंदूक। यदि हर एक आदमी के हाथ में बंदूक आती है तो बहुत सारी समस्याएं भारत में कम हो जाएगी। जैसे कि लॉकडाउन में इतनी त्रासदी हुई, अमेरिका में क्यों लॉकडाउन की वजह से 5 आदमी भी नहीं मरे, 50 आदमी भी नहीं मरे। वहां जो बॉटम 40% पॉपुलेशन थी, सरकार ने उनको इतना डोल दिया, कैश दिया उतना, कि उनकी इनकम 2019 से बढ़ गई। भारत में कुछ 80% लोगों की इनकम लॉकडाउन में 2019 के मुकाबले कम हो गई थी। कुछ 5-10% की बढ़ गई होगी और बाकी 10-15 की शायद उतनी ही रही। जबकि अमेरिका में 40% की तो इनकम बढ़ गई। ऊपर से इविक्शन मोरेटोरियम अमेरिका में दिया, जो कि भारत में नहीं दिया। भारत में सिर्फ एक स्टेटमेंट दिया था कि भाई मैं लैंडलॉर्ड से अपील करता हूं
कि वो अपने टेनेंट को यदि रेंट ना दे सके तो भी उनको माफ कर दे, या जो भी है। मैंने पूरा स्टेटमेंट देखा नहीं था, मैं देखता ही नहीं हूँ मन की बात। मैं उनके प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जो कानून छापते हैं वो पूरा ध्यान से पढ़ता हूँ, एक एक लाइन पढ़ता हूँ, पर मैंने आज तक कभी उनके मन की बात या ये सब नॉनसेंस कभी नहीं देखा, वो पीएम हो या सीएम हो, किसी भी नहीं देखा। तो पर ऐसा उन्होंने कहा था कि भाई लैंडलॉर्ड है, जो मकान मालिक है, उसको टेनेंट को कुछ रियायत देनी चाहिए। लेकिन अमेरिका में कानून छापा था जिसे इविक्शन मोरेटोरियम कहते हैं, यानी कि टेनेंट है, यदि वो किराया नहीं दे सके तो लैंडलॉर्ड उसे निकाल ही नहीं सकता। हाँ, उसको थोड़ा सा पैसा देना पड़ेगा, कितना, बिजली का, हीटिंग का, जो रनिंग एक्सपेंसेस होते हैं मेंटेन करने के, वो देने पड़ेंगे। पर कहीं कहीं पे तो वो भी नहीं दिया तो भी लैंडलॉर्ड कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि वहां पे रूल है कि टेनेंट रेंट दे या ना दे, लैंडलॉर्ड बिजली नहीं काट सकता। क्योंकि बिजली तो खैर इलेक्ट्रिसिटी कंपनी डायरेक्टली देती है, लेकिन पानी का कनेक्शन नहीं काट सकता, क्योंकि अनेक जगह पे पानी का बिल है वो सीधा लैंडलॉर्ड चुकाता है। वो हीटिंग नहीं काट सकता, और हीटिंग का बिल है वो लैंडलॉर्ड देता है, बाद में टेनेंट है वो लैंडलॉर्ड को देता है। तो बहुत सारे जगह पे तो उनको रेंट भी माफ हो गया इस तरह से, तो इनकम और बढ़ गई, इफेक्टिव इनकम। फिर ये और करीब 20% पॉपुलेशन की इनकम ना बढ़ी ना कम हुई, और कुछ 10-15% की इनकम काफी बढ़ गई। जैसे अमेजोन है, उसका स्टाफ है, और विदेश से लूट से भी काफी पैसा आ रहा था उनको। और कुछ 15-20% अमेरिकनों की पॉपुलेशन इनकम 2019 के मुकाबले काफी कम हो गई। पर टोटल पॉपुलेशन में देखो तो जो 60% जितनी पैसा, 55-60% पॉपुलेशन की इनकम बढ़ी, 15-20% की इनकम जैसी थी वैसी रही कंपेयर टू 2019। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या था? एक तो राइट टू रिकॉल ज्यूरी सिस्टम और हर हाथ में बंदूक, और 4-5 महीने में अमेरिका में लॉकडाउन खत्म करना पड़ा, क्योंकि सरकार के पास पैसे खत्म हो गए, पैसे देने कम कर दिए। तो जैसे पैसे देने कम कर दिए, लोगों ने बोला कि भाई मैं तो नौकरी पे जाऊंगा, अब रास्ते में कोई आ गया, अब पुलिस वाले 10 को रोकेंगे, 20 को रोकेंगे, लेकिन 1 लाख लोग आ रहे हैं, गाड़ी में बाहर आ रहे हैं, और 1 लाख लोगों के पास बंदूक है, तो फिर पुलिस भी मना कर देगी कि भाई इनको हमें नहीं रोकना। तो अफगानिस्तान भी युद्ध जो अमेरिकी गोरों को भगा दिया उन्होंने, उसका सबसे बड़ा कारण क्या था कि 25% के पास बंदूक थी, और हम ये युद्ध हार गए, लॉकडाउन युद्ध है, हम हार गए। लॉकडाउन आई टेक इट एज अ वॉर, कि अमेरिका ने हम पे लॉकडाउन थोपा था और हम एक तरह से हार गए। हमने अमेरिका के सामने हार स्वीकार कर ली, और अमेरिका की मांग थी कि भारत में लॉकडाउन थोपो, क्योंकि भारत को तो लॉकडाउन में नुकसान ही नुकसान था। जो 3-4 लाख लोग कोरोना से मरने थे, उनमें से लॉकडाउन की वजह से तो 10-20 हजार भी नहीं बचे, ऊपर से लॉकडाउन की वजह से 10 लाख और मर गए, और इकोनॉमी गोरे के हाथ में चली गई, बर्बाद भी हो गई, और जो थी वो गोरे के हाथ में चली गई। तो इस तरह से ये युद्ध था अमेरिका और भारत के बीच में, आई कॉल इट लॉकडाउन वॉर, जो कि भारत हार गया। इसके पहले कारगिल का युद्ध था, वो भी अमेरिका और भारत के बीच में था। ये गलतफहमी है, पाकिस्तान से सिर्फ अमेरिका का एजेंट था, हायर्ड सोल्जर जिसको बोल सकते हैं, कि भाड़े का टट्टू। बाकी युद्ध जो था वो भारत और अमेरिका के बीच में था, और मैंने अपने वीडियो में एक्सप्लेन किया है, आप राइट टू रिकॉल ग्रुप में जाके कारगिल पे सर्च करना, मैंने एक्सप्लेन किया है कि ये युद्ध भारत और अमेरिका के बीच में था, कारगिल 1998 का युद्ध, और उसमें भारत हार गया था। तो क्यों हार गया? क्योंकि भारत के लोगों के पास बंदूक ही नहीं है, सिर्फ सेना के पास 30-40 लाख बंदूकें होगी, और पुलिस के पास 15-20 लाख बंदूकें होगी, बाकी पूरा हिंदुस्तान खाली पड़ा है। होगी पूरे हिंदुस्तान में मुश्किल से 140 करोड़ के देश में सिविलियन के पास कुछ 30-40-50 लाख मैक्सिमम बंदूकें होगी। जबकि अफगानिस्तान में 20% आबादी के पास, यानी एडल्ट मेल पॉपुलेशन का तो कुछ 40% हिस्सा, 50% हिस्सा हो गया, उनके पास AK-47 जितनी अच्छी बंदूकें हैं। तो ये एक अभी जो प्रॉब्लम आएगी हमको तालिबान के सामने, उसका एक सॉल्यूशन है रेफरेंडम ऑन वेपनाइजेशन ऑफ कॉमन्स, यानी कि हर हाथ में बंदूक देनी, यानी उस पर हमें रेफरेंडम कराना चाहिए। और इसमें अक्सर लोग बोलते हैं कि सबको बंदूकें दे दी तो डेथ बहुत बढ़ जाएंगे। तो यहां मैं आपको कुछ आंकड़े देता हूं कि स्विट्जरलैंड की आबादी है 85 लाख, वहां पे टोटल मर्डर कितने हुए बंदूक और सब मिला के 45, और ट्रैफिक डेथ कितने हुए 190। तो इसका रेशियो निकाले तो वहां पे मर्डर पर 1 लाख पॉपुलेशन कितना 0.5 लाख, और ट्रैफिक डेथ कितने 2। तो अब स्विट्जरलैंड है, वहां पे बंदूक है, हर एक आदमी के पास बंदूक है वहां पे, वहां हर एक घर में बंदूक रखना कंपलसरी है। यूएस की आबादी है 33 करोड़, 33 करोड़, वहां पे कितने खून हुए 15,000, ट्रैफिक एक्सीडेंट कितने हुए 40,000, तो मर्डर कितने हुए प्रति 1 लाख की आबादी में 5,
और ट्रैफिक डेथ 12। और भारत की आबादी 140 करोड़, ट्रैफिक डेथ कितने हुए? 1.5 लाख, और वो कितने हुए आबादी के हिसाब से? 11। लेकिन यानी ट्रैफिक डेथ करीब करीब सेम है। लेकिन अमेरिका में गाड़ियां बहुत ज्यादा है और गाड़ियां चलती भी ज्यादा है, यहाँ पे गाड़ियां कम है और कम गाड़ियां चलती है, तो इस हिसाब से ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। और यहाँ पे मर्डर कितने हुए? 2। मतलब ठीक है, अमेरिका के मुकाबले कम मर्डर हुए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम हुए, आधे जितने हुए। और स्विट्जरलैंड के मुकाबले 4 गुने मर्डर है। स्विट्जरलैंड में हर एक आदमी के पास बंदूक है, और भारत में 2% आबादी के पास भी बंदूक नहीं है। उसके बावजूद भी भारत में मर्डर है वो स्वीडन से 4 गुने हो रहे हैं। तो अमेरिका में इतने मर्डर क्यों है? उसमें से अधिकतर ड्रग रिलेटेड है। यदि ड्रग रिलेटेड मर्डर निकाल दिया जाए तो अमेरिका में भारत के कंपैरिजन से कम मर्डर हो रहे हैं पर 1 लाख ऑफ पॉपुलेशन। वहां पे ड्रग्स बैन किए हैं। ड्रग्स बैन करने के पीछे पूरा अलग रीजन है कि जो धनिक है उनको, जो मिडिल क्लास है या अपर मिडिल क्लास है या लोअर मिडिल क्लास है, उसको एक्सप्लॉइट करना है, इसलिए ड्रग्स बैन कर दिए। इसलिए जो ओपियम 1 रुपए में मिल सकता है, 2 रुपए में मिल सकता है, उसका दाम बढ़ के सीधा 1000 रुपया हो गया। 1000 लिटरली बोलता हूं मैं, सीधा उसका भाव 100 रुपए से 1000 के बीच हो गया। यदि ओपियम लीगलाइज कर दो तो एक आदमी जो एडिक्ट है ओपियम का, वो कितना ओपियम लेगा? मैक्सिमम 8 आने का, 1 रुपये का, उससे ज्यादा ओपियम ले ही नहीं सकता। वो एक एडिक्ट है, वो आधा ग्राम ओपियम लेता है दिन का, बहुत हो गया आधा ग्राम, तो कुछ तो 0.25 ग्राम लेते हैं। और ओपियम की कॉस्ट क्या आती है? प्रॉफिट गिन लो, और सारे यदि कानून उसको लीगलाइज कर दे तो 1000 रुपया किलो, यानी 1 किलो में से उसके कितने दिन का ओपियम निकल सकता है? यानी 1 ग्राम ओपियम की कीमत कितनी हुई? 1 रुपया। और एक आदमी को कितना ओपियम चाहिए? मैक्सिमम आधा ग्राम, 0.25 ग्राम, यानी 4 आने का 8 आने का ओपियम एक दिन के लिए बहुत हो गया उसके लिए। तो ये हमारी दूसरी प्रपोजल है कि ओपियम को लीगलाइज करना, यानी उस पर रेफरेंडम होना चाहिए। रेफरेंडम में मेरा वोट यस रहेगा। ये भी सॉल्यूशन है। क्यों? क्योंकि तालिबान की इनकम का सबसे बड़ा स्रोत आज की तारीख में ओपियम है। यदि हम ओपियम लीगलाइज कर देते हैं भारत में, तो ऐसा नहीं है कि हर एक आदमी ओपियम लेना शुरू कर देगा। आज जैसे मैं 2 कप चाय लेता हूं, तो मेरी कैपेसिटी है कि मैं 1000 कप चाय, मतलब 1000 तो नहीं पर 100 कप चाय पी सकूं, पर क्या मैं पीता हूं? नहीं पीता। इसी तरह से सिगरेट लीगल है, तो क्या हर एक आदमी स्मोकिंग करता है? 4-5-10% करती है, वो करती है। तुम इलीगल कर दोगे तो भी करेगी। शराब लीगल है, तो क्या हर एक आदमी रोज 2-2 पैक, 10-10 पैक लगाता है? नहीं लगाता। बहुत सारी, कुछ 60-70% पॉपुलेशन इंडिया में दारू नहीं पीती, तो उनको घर पे भी तुम बोतल फ्री में दे दोगे तो वो दूसरे को, किसी को गिफ्ट में दे देगा, वो खुद नहीं पिएगा, उसको पीनी ही नहीं है। तो इस तरह से ओपियम लीगलाइज करने से ये भ्रम फैलाया गया है कि सारी जनता 100% लोग या 50% लोग ओपियम पीना शुरू कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो ओपियम बैन का, यदि हमने ओपियम लीगलाइज कर दिया तो तालिबान की एक बहुत बड़ी इनकम है वो खत्म हो जाएगी। उसके बाद दूसरा सॉल्यूशन है नार्को टेस्ट इन पब्लिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके दूसरे भी फायदे होंगे कि करप्शन भारत में बहुत कम हो जाएगा यदि नार्को टेस्ट इन पब्लिक का कानून आता है तो। और तीसरा ज्यूरी कोड, ज्यूरी सिस्टम। तो ज्यूरी कोड का कानून हमने ड्राफ्ट किया है, कुछ 16 पेज का कानून है। मैंने लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, tinyurl.com/VVP03A। मैं फिर से बोलता हूं, VVP03A और VVP03B। इस पे आपको हमारे प्रस्तावित ज्यूरी कोड का कानून मिल जाएगा। तो ये 3 चीजें जो है, हर हाथ में बंदूक, ज्यूरी कोड और नार्को टेस्ट इन पब्लिक, उससे तालिबान जो भारत में बड़ी पैमाने पे आतंकवाद बढ़ाने की कोशिश करेगा, ये प्रॉब्लम 90% सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है कि चाइना है वो अफगानिस्तान यानी कि तालिबान और पाकिस्तान को प्रॉम्प्ट करेगा कि पूरी की पूरी सेना लेके भारत पे टूट पड़ो। वो लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। तो उसका सॉल्यूशन मैं प्रपोज करता हूं। ये तो है ही, वेपनाइजेशन ऑफ कॉमन्स, हर हाथ में बंदूक, ये ज्यूरी कोड, नार्को टेस्ट इन पब्लिक। उसके साथ एम्प्टी लैंड टैक्स, कि जीएसटी खत्म करो और एम्प्टी लैंड टैक्स लाओ, तो उससे जमीन की कीमत है वो 1/10 हो जाएगी सारे शहरों में। बॉम्बे हो, दिल्ली हो, अहमदाबाद हो, कोई भी शहर ले लो, वहां पे जो प्लॉट अभी आपको 5 लाख रुपया मीटर मिल रहा है, ये कानून आने के बाद उसकी कीमत 50,000 हो जाएगी। तो ज्यूरी कोड और एम्प्टी लैंड टैक्स से क्या होगा? फैक्ट्रियां बढ़ेगी, ऑफिसें बढ़ेगी, नौकरियां बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट कम होगा, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो जाएगी और मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव होगा। एम्प्टी लैंड टैक्स
प्लस ज्यूरी कोड क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव करेगा, और मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव होगा तो वेपन मैन्युफैक्चरिंग भी इंप्रूव होगा, तो हम भी चाइना के लेवल के हथियार धीरे धीरे बनाना शुरू करेंगे। और फिर दूसरा कानून है धन वापसी पासबुक। ये सारे कानूनों का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। राइट टू रिकॉल ग्रुप चैनल में ये जो वीडियो है N020 उसके डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है। तो धन वापसी पासबुक से क्या होगा कि मिनरल की इनकम है वो सीधी नागरिकों के खाते में जमा होगी, और मिनरल की इनकम जब सीधी नागरिकों के खाते में जमा होगी तो अपने आप हर एक आदमी है वो देश की रक्षा के लिए आएगा कि भाई ये देश के जो मिनरल्स है वो हमारे घर पे, उसका पैसा सीधा मेरे खाते में आ रहा है, मेरे घर पे आ रहा है। और तीसरा वोट वापसी सीएम, राइट टू रिकॉल सीएम, मतलब राइट टू रिकॉल, हमारा प्रस्तावित राइट टू रिकॉल कानून अनेक पोजीशंस पे है, पीएम पे, सीएम पे, एमपी पे, एमएलए पे, फिर ये सुप्रीम कोर्ट जज पे, हाई कोर्ट जज पे, पुलिस कमिश्नर पे, सब पे राइट टू रिकॉल होना चाहिए। जैसे अमेरिका में राइट टू रिकॉल पुलिस कमिश्नर है, अमेरिका में राइट टू रिकॉल हाई कोर्ट चीफ जज है, डिस्ट्रिक्ट जज है, राइट टू रिकॉल पब्लिक प्रोसिक्यूटर है। इस तरह से हमारी भी प्रस्ताव है, लेकिन अभी वोट वापसी सीएम पे हम फोकस कर रहे हैं। एक ये कानून आ जाते हैं तो सारे वोट वापसी के कानून आ जाएंगे, क्योंकि अभी दूसरे जो प्रॉब्लम है हमारे, जैसे फोर्स्ड वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम है, उसमें भी ये वोट वापसी सीएम है वो इस प्रॉब्लम को खत्म कर देगा। ये लॉकडाउन का प्रॉब्लम है, फोर्स्ड वैक्सीनेशन का प्रॉब्लम है वगैरह। अब ये कानून हम भारत में कैसे ला सकते हैं? नार्को टेस्ट इन पब्लिक हो, या तो रेफरेंडम ऑन वेपनाइजेशन ऑफ कॉमन्स, रेफरेंडम फॉर लीगलाइजेशन ऑफ ओपियम, ये कानून हम भारत में कैसे ला सकते हैं? कि पहले तो इन कानूनों का प्रचार करो। दूसरा, फरवरी 2022 में चुनाव आ रहे हैं। कौन कौन से राज्यों में चुनाव आ रहे हैं आपको पता होना चाहिए। यदि नहीं पता है आपको तो आप जिन जिन लोगों को सुन रहे हो वो सब बेकार लोग हैं। किन किन राज्यों में चुनाव आ रहे हैं? यूपी में आ रहे हैं, उत्तराखंड में, पंजाब में, गोवा में, मिजोरम में और शायद जम्मू कश्मीर में। तो ये 6 राज्यों में, 5-6 राज्यों में चुनाव आ रहे हैं, जिनमें से ये यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, ये तो बहुत बड़े राज्य है, सब मिला के इनकी कुछ 700 असेंबली सीट होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये 700 असेंबली सीट में से आप भारत में कहीं भी रहते हो, मान लो आप बॉम्बे में रहते हो, तो भी देखिए कि ये 700 असेंबली सीट में से आप किस असेंबली सीट पे कोई एक कैंडिडेट के लिए काम कर सकते हो। वो कैंडिडेट जरूरी नहीं है कि राइट टू रिकॉल पार्टी का हो, वो कोई भी पार्टी का हो, वो इंडिपेंडेंट हो तो भी अच्छी बात है, निर्दलीय हो तो भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन वो ये जो भी प्रस्तावित कानून मैंने बताया उसके प्रचार के लिए, वो कानून लाने के लिए क्या उसने एफिडेविट दिया? एफिडेविट का भले लीगल वैल्यू ना हो लेकिन मोरल पॉलिटिकल वैल्यू है। उसने क्या एफिडेविट दिया कि वो ये सारे कानून असेंबली में, पार्लियामेंट में लाएगा? उसने क्या ये एफिडेविट दी है कि ये कानूनों के प्रचार के लिए वो काम करेगा या ऑलरेडी कर रहा हो? वो देख लीजिए कि पहले से वो इस कानून के प्रचार के लिए कर रहा है। तो आप कोई भी एक कंस्टिट्यूएंसी, 2 कंस्टिट्यूएंसी पे फोकस कीजिए, और अक्टूबर नवंबर में बाई इलेक्शन भी आ सकते हैं, या फरवरी में तो आएंगे ही आएंगे। भारत में कुछ 8 पार्लियामेंट्री सीट पे और कुछ 100 जितनी असेंबली सीट में पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में ये बाई इलेक्शन आ रहे हैं। जैसे वेस्ट बंगाल में मेरे ख्याल से 7 या 8 असेंबली सीट पे बाई इलेक्शन आएंगे। वो आएंगे या तो अक्टूबर में आएंगे, या तो नवंबर में आएंगे, या तो फरवरी 2022 में आएंगे। तो वहां भी आप ये कानून जो लोग लाने की कोशिश कर रहे हैं उनको सपोर्ट करके इसमें मूवमेंट को आगे बढ़ा सकते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि बहुत सारे लोग भारत में साफ साफ कहते हैं कि हर आदमी के पास बंदूक नहीं होनी चाहिए, ज्यूरी सिस्टम नहीं होना चाहिए, नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए। एक्सपोज करने की बात नहीं है, लेकिन आप लोगों को बताओ कि भाई ये लोग हैं इन कानूनों के विरोधी है। जैसे मोदी जी इन कानून के विरोधी है, हर हाथ में बंदूक के विरोधी है। जी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वो प्रधानमंत्री है। एज अ पर्सन आई डोंट रिस्पेक्ट हिम, डू नॉट रिस्पेक्ट हिम। मैं साफ साफ बोलता हूं, एज अ पर्सन आई डू नॉट रिस्पेक्ट मोदी जी, पर वो प्रधानमंत्री है देश के, इसलिए मैं जी कह रहा हूं। वो नार्को टेस्ट इन पब्लिक के भी विरोधी है, वोट वापसी मुख्यमंत्री, राइट टू रिकॉल सीएम के भी विरोधी है। तो आप लोगों को इंफॉर्मेशन दीजिए कि हाँ भाई कल की पुरुष है, कल की पुरुष तृतीय है, लेकिन वो इन कानूनों के विरोधी है। दूसरा ये सुरपंखा गांधी, वो भी इन कानूनों की विरोधी है। फिर महात्मा अरविंद गांधी, वो भी इसके विरोधी है, राइट टू रिकॉल के, वेपनाइजेशन ऑफ कॉमन्स पे, नार्को टेस्ट इन पब्लिक के, ये सारे कानूनों के विरोधी है। फिर कांग्रेस के सारे कार्यकर्ता 99% से ज़्यादा, फिर 1-2 सपोर्ट करते हो तो कोई उसका कोई मैटर ही नहीं है, भाई तू कांग्रेस छोड़ के जा। ऐसा थोड़ा है कि 1% सपोर्ट करते इसलिए हम कांग्रेस को एक्सेप्शन मान ले।
फिर इसी तरह से ये आरएसएस के सारे कार्यकर्ता, जो आरएसएस के 40 लाख कार्यकर्ता है, वो भी ज्यूरी सिस्टम के विरोधी है, राइट टू रिकॉल के विरोधी है, नार्को टेस्ट इन पब्लिक के विरोधी है, फिर ये एम्प्टी लैंड टैक्स के विरोधी है, जीएसटी के समर्थक है। तो और आम आदमी पार्टी के 2 लाख कार्यकर्ता पूरे भारत में, वो भी इन सब कानूनों के विरोधी है। फिर बीएसपी, एसपी, ये भी सब न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पार्टियां बन चुकी है। सब मतलब आप देख सकते हो कि सबने फोर्स वैक्सीनेशन को सपोर्ट किया, सबने लॉकडाउन को सपोर्ट किया, फोर्स टेस्टिंग को सपोर्ट किया, फोर्स हॉस्पिटलाइजेशन को सपोर्ट किया। कुछ इनमें और आरएसएस में अब कोई फर्क ही नहीं बचा। फिर इसी तरह से बीआरसी है, बीआरसी वो भी ज्यूरी सिस्टम के विरोधी है, हर हाथ में बंदूक के विरोधी है, फिर नार्को टेस्ट इन पब्लिक के विरोधी है, फिर ये एम्प्टी लैंड टैक्स के विरोधी है, वो भी रेफरेंडम कानून के विरोधी है। वो लॉकडाउन चालू रहने जो उस पर भी रेफरेंडम नहीं चाहते, बाकी सब तो छोड़ दो कि भाई ये लॉकडाउन के मुद्दे पे एसएमएस के द्वारा रेफरेंडम लेना चाहिए, तो उसका भी बीआरसी साहब विरोध करेंगे। आप उनसे ही पूछ लो। और ये जितने अवेकन है, जितने कथित अवेकन लोग हैं, जागरूक लोग हैं, उनमें से भी सब राइट टू रिकॉल के विरोधी है। आप उनसे ही पूछ लो। देखो, सोशल मीडिया का एक फायदा है कि आप किसी भी आदमी को फटाफट टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे या ईमेल पे या ईमेल क्या ये फेसबुक पे मैसेज भेज के पूछ सकते हो। तो आपको तुम अवेकन टाइप करोगे, टेलीग्राम में जाओ, टेलीग्राम में अवेकन टाइप करोगे तो अवेकन के बहुत सारे ग्रुप आ जाएंगे। वहां पे उनका कोई नेशनल ग्रुप है, वहां पे आप सर्च करो नेशनल स्टीयरिंग कमेटी, या तो नेशनल स्टीयरिंग वर्ड पे सर्च करो, तो आपको जो भी 15-20 उनके नेशनल स्टीयरिंग कमेटी मेंबर उनके नाम मिल जाएंगे। उनके वहां पे उन्होंने मेरे ख्याल से व्हाट्सएप आईडी भी रखे हैं। तो आप उनको फेसबुक पे या व्हाट्सएप पे सीधा प्रश्न पूछ लो कि भाई आप इन कानूनों को, ज्यूरी सिस्टम को सपोर्ट करते हो, तो उनमें से आधे से ज्यादा कहेंगे वो विरोधी है। नार्को टेस्ट इन पब्लिक, तो आधे से ज्यादा विरोधी है। फिर वो चुनाव के भी विरोधी है कि भाई चुनाव के लिए भी कुछ नहीं करना चाहिए। जैसे कम से कम ये कल्कि पुरुष तृतीय और सूर्यपंखा गांधी और महात्मा अरविंद गांधी कम से कम चुनाव तो लड़ते हैं, चुनाव लड़ते हैं तो एक्सपोज किया जा सकते हैं। बीआरसी और अवेकन है, वो तो चुनाव के बारे में चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते। मतलब कि चुनाव सिर्फ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पार्टियों को लड़ने दो। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के खिलाफ है, जो रॉथस्चाइल्ड के खिलाफ है, जिसने भारत में लॉकडाउन ठोका, उसके खिलाफ किसी को चुनाव लड़ने ही नहीं जाना चाहिए। सारे के सारे अवेकन भी बोलते हैं कि भाई चुनाव लड़ने तो किसी को जाना ही नहीं चाहिए। तो जो आदमी कह रहा है कि चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली भाई कानून लाने का रास्ता तो चुनाव की प्रक्रिया से जाता है। आपको आंदोलन को भी आगे बढ़ाना है तो चुनाव की प्रक्रिया में हिस्सा लोगे तो ही आंदोलन आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से एक या दूसरी तरह से बीआरसी और अवेकन है, वो ये सारे कानूनों के विरुद्ध में है। तो मैं पूरे वीडियो का समरी दे दूं कि तालिबान जो गोरे को भगाने में सफल हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण था कि वहां 25% लोगों के पास बंदूकें थी जब युद्ध शुरू हुआ। 2001 की बात करता हूं, 2002 की बात करता हूं। और उस समय तो बहुत ज्यादा लोगों के पास बंदूक थी। 2001 में, 2002 में जब यूएस ने वहां पे अटैक किया, तब तो कुछ पूल एडल्ट मेल पॉपुलेशन का कुछ 35% लोगों के पास वहां बंदूकें थी। महिलाओं के पास भी बंदूक है। तालिबान है वो महिलाओं के बारे में बहुत लिबरल नहीं है, लेकिन महिलाओं को वो बंदूक की ट्रेनिंग देते हैं। भले 100% को नहीं, पर वहां पे 5-10% महिलाओं को बंदूक चलाना आता है, बंदूक रखती भी है, लड़ने भी जाती है। तो बंदूक को बड़े पैमाने पे बंदूक थी। और वहाँ पे टेरेन ये भी है, वहाँ पे पर्वत ज़्यादा है, ये खाइयाँ ज़्यादा है, थोड़े बहुत जंगल भी, कुछ जंगल के डेंस पॉकेट है। तो उसकी वजह से अमेरिका की सेना उनको ख़त्म नहीं कर पाई और वो आखिर तक लड़ते रहे 20 साल तक। रूसियों के खिलाफ 10-12 साल तक लड़े, फिर अमेरिका के खिलाफ 15-20 साल लड़े, और बाद में उनको अमेरिका को या तो समझौता करना पड़ा या तो भागना पड़ा, जो भी है। उसके बाद अब भारत को इससे प्रॉब्लम होगी। तालिबान के जो स्पॉन्सर है अलग अलग, जैसे चाइना है, सऊदी अरेबिया है, पाकिस्तान है, ईरान है, और कुछ गुट का अमेरिका के धनिकों के साथ भी लिंक है। वो सब उसे भारत में गदर मचाने के लिए, गदर ने वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, सॉरी, भारत में मुसीबतें खड़े करने के लिए, आतंकवाद बढ़ाने के लिए तालिबान को प्रॉम्प्ट करेंगे। और तालिबान खुद तो आतंकवादी भेजेगा ही, जो बहुत मोटिवेटेड लोग हैं, लेकिन वो भारत में बड़ी संख्या में आतंकवादी खड़े करने की कोशिश करेगा। उनको काफी सारे लोग इसलिए मिल जाएंगे क्योंकि 2020 में फोर्स हॉस्पिटलाइजेशन, फोर्स लॉकडाउन, और ये जो उसकी वजह से जो हजारों लोग मारे गए और लाखों लोग जख्मी हुए, वो जो जख्मी है उनमें से कुछ, और जो मारे गए या जख्मी हुए उनके रिश्तेदारों में से उनको बड़ी संख्या में लोग मिल सकते हैं। तो इसका उपाय क्या है
जो मेरे समझ में है, मेरा समझ में उपाय है कि हमें भारत में रेफरेंडम कराना चाहिए वेपनाइजेशन ऑफ कॉमन्स पे, हर हाथ में बंदूक के लिए, नार्को टेस्टिंग पब्लिक के लिए, ज्यूरी कोर्ट के कानून लाना चाहिए भारत में। और ये शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है। लॉन्ग टर्म जीएसटी हटाओ, एम्प्टी लैंड टैक्स लाओ, वोट वापसी मुख्यमंत्री। और शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन में एक और कि अफीम को कानूनी करना या नहीं, उस पर रेफरेंडम लेना चाहिए। और ये कैसे, इस दिशा में ये कानून लाने के लिए हम कोशिश कैसे कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं को मैं करता हूँ, आप नागरिकों को कहता हूँ कि फरवरी 2022 में जो चुनाव आएंगे पूरे भारत में, बाई इलेक्शन आएंगे और 3 राज्यों में जनरल असेंबली के चुनाव आएंगे, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। वहां आप कोई एक ऐसे उम्मीदवार की मदद कीजिए, वो किसी भी पार्टी का हो, मेरी राइट टू रिकॉल पार्टी का हो या किसी और पार्टी का हो, लेकिन उस पार्टी ने, या तो निर्दलीय हो, लेकिन उस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा हो और उस कैंडिडेट ने एफिडेविट भी दी हो कि वो इन कानूनों के लिए प्रयत्न करेगा। ऐसे व्यक्ति के लिए आप कैंपेनिंग कीजिए। कैसे कि आज इंटरनेट का जमाना है, मान लो आप बॉम्बे में रहते हो और वो कैंडिडेट खड़ा है नोएडा में, तो भी आप इंटरनेट के द्वारा नोएडा के कुछ वोटर लिस्ट डाउनलोड कर लो, नोएडा के वोटर को कांटेक्ट करो, उनको मैसेज भेजो, उनको फ़ोन करो। आप बहुत सारे तरीके हैं कैंपेनिंग करने के। तो इस तरह से आप कैंपेनिंग करके ज़्यादा से ज़्यादा उनको हटाओ। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ईवीएम हटाओ, क्योंकि जब तक ईवीएम है, रॉथस्चाइल्ड जिंदाबाद। और महात्मा अरविंद गांधी फर्जी अपोनेंट है ईवीएम के, वो रियल में नहीं है। तो ये सारे मैंने आपको सॉल्यूशन बताए, ईवीएम हटाओ और ये सारे कानून लाने के लिए प्रयत्न करो। धन्यवाद।